उनकी नादिरशाही सोच के कारण, उनकी नादिरशाही सोच के साथ साथ प्रतिशोध की भावना करके लोकतंत्रीय प्रणाली को वो जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं उन लोग प्रहलाद गुंजल को भी एक दबंग नेता के रूप में मानते हैं। उनकी भी जो छवि है उसको भी पता नहीं बिगाड़ने की कोशिश की गई या फिर ऐसी ही है। आपको क्या लगता है कि उनकी छवि के साथ में जैसे कब्जों का कई मामले आ जाते हैं उनके ऊपर, और भी कई तरीके का आरोप अखबारों में, और विशेषकर राजस्थान पत्रिका उनके खिलाफ कई खबरें लगाता रहता है। आपको क्या लगता है कि प्रहलाद गुंजल की जो छवि पेश की जाती है वैसे ही व्यक्तित्व के धनी है वो, या फिर कुछ अलग है वो? मेरी जिंदगी में मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि किसी दूसरे राजनीतिक दल से आने वाले किसी व्यक्ति को किसी जिस दल में वो गया है उसके संपूर्ण कार्यकर्ताओं ने और नेतृत्व ने उसको स्वीकार किया है। लेकिन बीजेपी वाले लोग ये भी कह रहे हैं कि यूआईटी को कुछ पैसा जमा करवाना था, वो अशोक गहलोत सरकार करवा नहीं पाई। युवा कोटा, या फिर यूं कहे कि चंबल के पानी पिए हुए दो नेताओं के बीच में कोटा का मुकाबला फंसा हुआ है। बूंदी से विधायक हरिमोहन शर्मा जी, जो सदन में सबसे वरिष्ठ नेता भी हैं, उनके राजनीतिक अनुभव से पता करते हैं कि आखिर कोटा का चुनाव कांग्रेस और बीजेपी में कहां तक फंसा हुआ है और किस पार्टी को ज्यादा एज जाता है, और जाता है तो क्यों जाता है। बाबू जी, बहुत स्वागत है आपका। कोटा बूंदी लोकसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार इसमें जीत की ओर अग्रसित होता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। भले ही लोगों को ये कल्पना न हो कि इस सीट से कांग्रेस का उम्मीदवार जीत सकता है, लेकिन मैं दावे से कहता हूं जो राजनीतिक परिस्थितियों में जो परिवर्तन आया है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और यहाँ के जो हमारे सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं ओम जी बिरला, जिनके नेतृत्व और जिनकी कार्यप्रणाली से है जो जनता में जो आक्रोश उत्पन्न हुआ है, और इनके अभिमान के कारण, इनके अकर्मण्यता के कारण, विकास नहीं करने के कारण, 10 साल के कीमती समय में कुछ नहीं देने के कारण आम जन ये समझ पाया है कि इनकी कोई उपयोगिता नहीं। सोचा तो ये था कि ईश्वरीय अनुकंपा से श्री ओम जी बिरला ऐसे शीर्ष पद पर पहुंच गए कि जिससे आम लोगों को ये परिकल्पना करने का मौका मिला कि अब की बार ओम जी जिस स्थान पर पहुंचे हैं तो वो बूंदी का ही, बूंदी कोटा लोकसभा क्षेत्र का ऐसा विकास करेंगे जो दर्शनीय भी हो और जो ऐसा हो कि लोगों को स्पष्ट रूप से दिखे, लोग सदियों तक जिस विकास को याद करें। क्या वो याद करे। ऐसा कोई काम ये अभी तक नहीं कर पाए। लोगों से मीठी मीठी बात करने से कोई काम चलने वाला नहीं है। दूसरी बात, मैं ये मान करके चलता हूँ कि जिन मोदी जी के नाम से ये वोट मांग रहे हैं उनका ग्राफ भी काफ़ी गिर चुका है, और भारत सरकार और केंद्र सरकार के प्रति भी जन आक्रोश धीरे धीरे पनपता जा रहा है। उनकी नादिरशाही सोच के कारण, उनकी नादिरशाही सोच के साथ साथ प्रतिशोध की भावना करके लोकतंत्रीय प्रणाली को वो जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं उन सारी बातों से शिक्षित वर्ग और समझदार वर्ग जिसका लोकतंत्र में विश्वास है, वो इस बात पर अब सोचने लगा है कि मोदी जी के नेतृत्व से लोकतंत्र ठीक प्रकार से सुरक्षित नहीं रह पाएगा। लोग प्रहलाद गुंजल को भी एक दबंग नेता के रूप में मानते हैं। उनकी भी जो छवि है उसको भी पता नहीं बिगाड़ने की कोशिश की गई या फिर ऐसी ही है। आपको क्या लगता है कि उनकी छवि के साथ में जैसे कब्जों का कई मामले आ जाते हैं उनके ऊपर, और भी कई तरीके का आरोप अखबारों में, और विशेषकर राजस्थान पत्रिका उनके खिलाफ कई खबरें लगाता रहता है। आपको क्या लगता है कि प्रहलाद गुंजल की जो छवि पेश की जाती है वैसे ही व्यक्तित्व के धनी है वो, या फिर कुछ अलग है वो? प्रहलाद गुंजल आक्रामक ढंग से राजनीति करने का हमेशा से आदी रहा है, और वो अपने कार्यकर्ताओं के प्रति किसी भी हद तक
उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए अथवा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए जा सकता है, ये एक जन भावना बनी हुई है। अब उससे आक्रोश को लोग किस प्रकार से अभिव्यक्ति में देखते हैं, ये लोगों पर निर्भर करता है, समाज पर निर्भर करता है, पत्रकारों पर निर्भर करता है। दूसरी ओर जो ओमजी बिरला हैं, वो शालीनता की बात करें, लेकिन जिस प्रकार के व्यक्ति से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। ओमजी बिरला भी अपने पूर्व के समय में, अपने प्रारंभिक जीवन के कार्यकाल में आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न नहीं थे, और आज ईश्वरीय अनुकंपा से, उनके प्रयासों से, उनकी योजना से, उनके कार्य करने के तरीके से, उनके संपर्कों से, उनकी एक व्यावसायिक सोच होने के कारण आर्थिक दृष्टिकोण से अब संपन्न की श्रेणी में वो आ चुके हैं। तो लोग कहते कई हजार करोड़ों के मालिक हो गए अब वो। ये जन चर्चा है, और जन चर्चा जो बनती है ना, किसी आधार पर बनती है। तो 1000 करोड़ के मालिक होने के कई हजार करोड़, कहाँ कई हजार करोड़ के व्यवसाय के दृष्टिकोण से आम आदमी इस बात को ऐसा मानता है कि आर्थिक दृष्टिकोण से धन्ना सेठों की गिनती में आ गए। प्रहलाद गुंजल बीजेपी से कांग्रेस में आए हैं, तो क्या कांग्रेस के जो नेता हैं उनका सबका मन साफ है, सब मदद कर रहे हैं? क्योंकि उनका जो झगड़ा है शांति धारीवाल से बड़ा गजब का रहा, और जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल दोनों एक दूसरे के लिए करते रहे, क्या वो एक मंच पर बैठकर एक दूसरे के लिए शांति धारीवाल प्रहलाद गुंजल के लिए वोट मांग पाएंगे? और बचे हुए जो इलाके हैं, क्या वहां के कांग्रेसी जो छत्रप हैं वो भी उनके लिए वोट मांगेंगे? मेरी जिंदगी में मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि किसी दूसरे राजनीतिक दल से आने वाले किसी व्यक्ति को, किसी जिस दल में वो गया है, उसके संपूर्ण कार्यकर्ताओं ने और नेतृत्व ने उसको स्वीकार किया है, और किसी भी प्रकार का मतभेद न तो है। ये सही है कि धारीवाल जी के सामने वो चुनाव लड़े, 2 बार चुनाव लड़े, दोनों बार वो चुनाव हारे, तो व्यक्ति से कभी कभी साथ बैठते हैं और ये चर्चाएं आती हैं, तो ये आक्रोश कभी कभी अभिव्यक्त हो जाता है। धारीवाल का जिस दिन का कांग्रेस कार्यालय में जो अभिव्यक्ति थी, वो आक्रोश आपसी उस हार और जीत के कारण था। लेकिन धारीवाल ने मुझसे पहले ही कह दिया था कि तुमको और हमको सभी को कांग्रेस की मदद करना है, और संपूर्ण कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट है, संपूर्ण कांग्रेस का कोटा संभाग का नेतृत्व एकजुट है। ये भ्रांतियां भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व पैदा करने की कोशिश करता है, इससे न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से, कि धारीवाल इनको नुकसान देगा, लेकिन धारीवाल इनके प्रचार में गए। कल ही मैं कोटा नवरंग होटल में था, मोहन प्रकाश जी भी थे, धारीवाल के बच्चे और पोते उसके चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। तो ये दिल और दिमाग से निकाल देना चाहिए। आमने सामने चुनाव लड़ने से मुझे आपका एक किस्सा याद आ गया कि एक बार आपको भी चुनाव हरा के गए थे, निर्दलीय चुनाव लड़के 2008 का। वो 2008 में विधानसभा का चुनाव ये मेरे सामने निर्दलीय रूप से लड़े थे, और ये तीसरे नंबर पर रहे थे। लेकिन राजनीति में समय, परिस्थितियां और देश की भविष्य और लोकतंत्र को बचाने के दृष्टिकोण से इन बातों को अपने मानस पटल पर रखने से हम राजनीति के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो भले ही वो मेरे खिलाफ चुनाव लड़े हों, भले ही वो शांति धारीवाल के खिलाफ चुनाव लड़े हों, लेकिन हमारा लक्ष्य जो है वो मोदी जी के उम्मीदवार को हराना है, और मैं मानता हूं कि हम उसमें कामयाब होंगे। एक एयरपोर्ट का मुद्दा और लेके चल रहे हैं आपके प्रत्याशी, जुमला एयरलाइंस, वो क्या है? एयरपोर्ट के लिए जो 3000 बीघा जमीन जो निशुल्क दी गई है, वो बूंदी जिले की है, वो कोटा की नहीं है। बूंदी जिले की 3000 बीघा निशुल्क दी गई है, और ये निशुल्क दी है अशोक गहलोत सरकार ने। और अशोक गहलोत सरकार 2018 का जो लोकसभा का चुनाव था,
और राहुल गांधी जी प्रचार में आए थे, रामनारायण मीणा हमारे उम्मीदवार थे, तो उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को स्टेज पे खड़ा करके ये घोषणा करवाई थी कि मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे एयरपोर्ट के मामले में मांग ज़्यादा नज़र आती है, आप ये घोषणा करो कि पूरी ज़मीन निःशुल्क राजस्थान सरकार केंद्र को देगी, और उसी स्टेज पर ये घोषणा हुई थी। लेकिन बीजेपी वाले लोग ये भी कह रहे हैं कि यूआईटी को कुछ पैसा जमा करवाना था, वो अशोक गहलोत सरकार करवा नहीं पाई। यूआईटी ने, मैं अब ये करीब 5 और 6 साल हो गए, यूआईटी को जो पैसा देना था वो दे दिया, ट्रांसमिशन का जो देना था वो दे दिया, राज्य सरकार को जो देना था, एक कन्वर्जन से संबंधित कोई मामूली से करोड़ रुपए की बात थी, तो वो देना चाहिए था केंद्र सरकार को। तो राज्य सरकार चाहती थी कि ये केंद्र दे, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है। केंद्र ने नहीं दिया, और केंद्र सरकार ने वो नहीं दिया, यही एक बात है जिसके कारण ये विलंब की बात करते हैं। लेकिन जहाँ हजारों करोड़ की ज़मीन दे दी, कई सैकड़ों करोड़ जमा करा दिए, तो वो कोई औचित्यपूर्ण बात नहीं है। ये अपनी बात पर अपने ये एयरपोर्ट के मामले में जो इनके ओर से जो काम नहीं किया गया घोषणा के बाद, वादा करने के बाद, ये तो ये भी कहते थे कि अगर एयरपोर्ट नहीं बनेगा तो मैं 2024 का चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो कैसे घोषणा की इन्होंने। तो इस प्रकार से एयरपोर्ट की जो बात है वो भारत सरकार ने जानबूझ करके इसको रोका। विकास में ऐसे कौन कौन से जो आपको और जनता को लग रहे थे कि ओम बिरला जी अब लोकसभा के स्पीकर हैं और ये काम करवा सकते हैं, एक सांसद के नाते जो उनसे हो पाया होगा वो तो उन्होंने किया ही होगा। ऐसा थोड़ी है कि अगर कोई किसी को मालिक बना दिया जाए, या कहते हैं ना कि कोठार का मालिक बना दिया जाए तो वैसे बांट देगा सब चीजें। बांटने का नहीं है, आम जन तो ये मांग करता है कि विकास होना चाहिए। आम जन ये नहीं जानता है कि क्या विकास होना चाहिए। ये जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो है उसका क्या विजन है विकास करने का, उसका क्या सोच है, उसके दिमाग में क्या प्लान है, उस प्लान के आधार पर वो उस अपने विजन के आधार पर परसुएशन करके कोई ऐसी रिमार्केबल योजना खुद ढूंढे जो जनता उसको देख करके ये कहे कि नहीं कोई चीज़ हमको मिली है। जैसे शांति धारीवाल ने किया। शांति धारीवाल से तो किसी ने मांग नहीं की थी कि आप रिवर फ्रंट बनाओ, शांति धारीवाल से तो किसी ने मांग नहीं की थी कि आप कोटा का इस प्रकार डाइवर्जन करके इतना बड़ा इसको खूबसूरत बनाओ, एक नए कोटा के रूप में आप बनाओ, किसी ने मांग की थी क्या। लेकिन विजन था धारीवाल का, सोच था, उसके पास पावर थी, विजन के साथ उसने पावर का उपयोग करके कोटा को आज जो बदला है, वैसी ही परिकल्पना हमारे सांसद और लोकसभा के स्पीकर से अगर कोई काम कोई सोचे तो गलत थोड़ा ही है। सारा यूडीएच मिनिस्टर जब थे शांति धारीवाल जी, सारा पैसा, लोग कहते हैं कि बजट का सारा पैसा कोटा ले जाके रख दिया। राजस्थान में और भी तो कई जिले हैं जहां पर भी तो विकास बनता था। ऐसा कौन सा जनप्रतिनिधि है जो अपने विधानसभा क्षेत्र का और अपने उसका ख्याल नहीं रखेगा। जो ख्याल नहीं रखता है उसकी हालत ओम बिरला जैसी होती है। ये तंज है या कॉम्प्लीमेंट है? ये तंज ओम बिरला पे है या ये तारीफ शांति धारीवाल की है? शांति धारीवाल की तारीफ मेरे करने से नहीं होगी, आम जन उसकी तारीफ कर रहा है इस काम के लिए। लेकिन फिर भी महज 2500 वोटों से चुनाव जीत पाए। इतना संघर्ष चला उस चुनाव में। वो जीता ही इसलिए है कि इतने काम कर दिए। अगर ये काम नहीं करता ना तो वो जीतता ही नहीं, धारीवाल जी जीतते ही नहीं। ये उस काम की बदौलत ही है। अलग अलग फैक्टर हैं चुनाव जीतने के। मैं गया चुनाव 700 350 वोट से हार गया, 1 लाख वोट लेने के बाद भी इक्वेशन नहीं बनी। और आपके मैं 18,860 से जीत गया, इक्वेशन बनी। तो ये जो जीत की जो इक्वेशन है ना, ये अलग अलग फैक्टर हैं, परिस्थितियां बनती है। इक्वेशन कौन चुनाव लड़ रहा है, क्या हो रहा है, आपका व्यवहार कैसा है, आप मीठे बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, ये भी तो एक कारण है। आम आदमी के साथ व्यवहार आपका कैसा है। अरे मोहन जी, आपकी जो उम्र है और जो आपका एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या लोकसभा चुनाव के बाद में राजस्थान के जो राजनीतिक समीकरण है वो कुछ बदलेंगे? परिवर्तन प्रकृति का नियम है।
कौन कौन से बदलाव आएंगे? सरकार में कुछ बदलाव होगा क्या? मुख्यमंत्री का चेहरा बदल सकता है क्या? मुझे तो लगता है कि अगर हमारी सीटें यहाँ पर आई, जिसकी पूरी संभावना है, तो मुख्यमंत्री बदलेंगे। और मुख्यमंत्री बदलेगा तो सरकार में परिवर्तन आएगा, और सरकार में परिवर्तन आएगा तो आगे के 4 साल और 5 साल बाद किस प्रकार से ये परिवर्तित नेतृत्व काम करेगा, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान सोचेगा ही सही। और यहाँ तक भी है कि जो 400 पार का नारा लगा रहे हैं ना, अगर 200 पे आ गई तो प्रधानमंत्री भी बदलेगा। राजस्थान में कुछ सीटें अगर कांग्रेस जीतती है तो मुख्यमंत्री बदलेगा, और 400 पार के नारे के ऊपर अगर ये बात 200 तक पहुंचती है तो देश का प्रधानमंत्री भी बदलेगा। ये राजस्थान की राजनीति के बहुत सीनियर नेता हरिमोहन शर्मा जी हैं, जो बूंदी से अब विधायक हैं। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।